नमस्ते, मैं हूँ गिरीश सिद्धराम शिंदे और आज के इस हीट लोड एस्टिमेशन के टॉपिक में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है स्पेशली टेक्नीशियंस के लिए बनाया गया है जो कॉम्प्लेक्स हीट लोड एस्टिमेशन का कैलकुलेशन नहीं कर सकते, तो उनके लिए स्पेशली ये सिंपल भाषा में समझाया गया है। तो जब भी हम लोग को हीट लोड एस्टिमेशन करना है, मतलब जिस भी कमरे का हीट लोड एस्टिमेशन करना है, चाहे वो घर हो या ऑफिस हो, तो उसका इस तरीके से एक आपको ना डायग्राम बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे ब्लू कलर में डायग्राम बनाया, इसको आप ध्यान से देखिए। तो इसमें मैंने क्या किया है, डायग्राम बना के उसके जो डायमेंशन है, मेजरमेंट है, यहाँ पे दिए है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो इसकी जो लेंथ है दैट इज 25 फीट। ओके, फिर इसकी जो विड्थ है या फिर चौड़ाई हम कहते हैं वो 20 फीट। ओके, वो दिया है यहाँ पे। फिर और क्या डिटेलिंग की है, इसकी हाइट मैंने लिखी है 11 फीट। ओके, तो आपको क्या क्या डायमेंशन इसमें यहाँ पता होना जरूरी है। लेंथ पता होनी जरूरी है, रूम की विड्थ मालूम होनी चाहिए और हाइट पता होनी चाहिए। फिर मैंने यहाँ पे विंडोज को दिखाया, देखो ये जो है 3/4 दैट इज विंडो। ओके, और इसको मेंशन किया कि ग्लास की विंडो है। ओके, तो यहाँ पे एक विंडो है, सेकंड विंडो मैंने यहाँ पे दिखाई है, 3/4 की ग्लास विंडो यहाँ पे दिखाई है। फिर यहाँ पे डिटेलिंग में मैंने क्या दिया है, दरवाजा दिया है। दरवाजे की साइज भी दी है, डोर साइज है 7 फीट बाय 3 फीट। ओके, तो आपको एक पेपर पे डायग्राम बनाना पड़ेगा। आपका जो रूम होगा, ऑफिस होगा, उसमें लेंथ, विड्थ, हाइट मेंशन करनी होगी, विंडोज की लोकेशन, विंडोज की साइज को मेंशन करना होगा, डोवर की साइज और वो किस मटेरियल का है उसको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। सेकंड थिंग क्या करोगे, आप डायरेक्शन को मेंशन करोगे। जैसे मैंने यहाँ पे डायरेक्शन मेंशन किए। एन मतलब क्या हो गया, नॉर्थ हो गया। यहाँ पे एस लिखा है दैट इज साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो कौन सी साइड कहां पे आ रही है, जैसे कि आपके रूम की लेंथ है, नॉट नेसेसरी नॉर्थ में ही आए, आपकी ईस्ट में भी हो सकती है। जो भी होगा उस डायरेक्शन को आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए इस तरीके से डायरेक्शन मेंशन किए। शायद आपके यहाँ पे कुछ और डायरेक्शन होगी, जो भी डायरेक्शन है उस डायरेक्शन को वहां पे आपको मेंशन करना जरूरी है। तो पहला डायमेंशन होना जरूरी है, रूम की हाइट, विड्थ, लेंथ, फिर विंडोज की डायमेंशन, डोवर की डायमेंशन और जो टोटल है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ फेसिंग जो है उसको यहाँ पे मेंशन करना बहुत जरूरी है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, रूम जो है उसके साइड में कभी कभी एयर कंडीशनिंग रूम होती है या नहीं भी होती है। जो भी है आपको मेंशन करना है। जैसे यहाँ पे मैंने नॉन एसी मेंशन किया है, मतलब ये जो रूम है, ये जो ऑफिस की रूम है, इस रूम के नॉर्थ साइड में नॉन एसी है, मतलब कोई एसी वाला कोई चीज नहीं है वहां पे। शायद रूम होगी भी तो वहां पे एयर कंडीशनर नहीं है। फिर वेस्ट साइड में भी नॉन एसी लिखा है, मतलब यहाँ पे भी शायद रूम होगी लेकिन उसमें एसी नहीं है या फिर रूम नहीं भी होगी वहां पे। फिर यहाँ पे ईस्ट में मैंने एसी रूम लिखा है, मतलब यहाँ पे पक्का एक रूम है और वो रूम एयर कंडीशनड है। क्योंकि जब भी यहाँ पे एयर कंडीशनिंग रूम होती है तो यहाँ से कोई हीट यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी एसी है ना, तो यहाँ से कोई गर्मी यहाँ पे नहीं जाएगी। तो इसके लिए इसको मेंशन करना बहुत जरूरी है। और फिर साउथ में मैंने कुछ मेंशन नहीं किया, मतलब यहाँ पे नॉन एसी है। ओके, तो इस पर्टिकुलर डायग्राम की बात करें तो ये नॉन एसी है, नॉर्थ वेस्ट भी नॉन एसी है, साउथ भी नॉन एसी है, खाली इस साइड में एक क्या है, एसी रूम है। ओके, बाकी डिटेल्स का भी आपको पता होना चाहिए, जैसे कि ये जो कमरा है वो कौन से फ्लोर पे है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है सेकंड फ्लोर पे, ये जो भी है रूम वो सेकंड फ्लोर पे, और इनटू ब्रैकेट दिया एक्सपोज टू सन, मतलब सेकंड फ्लोर की बिल्डिंग है, 2 फ्लोर की बिल्डिंग है और बिल्डिंग के ऊपर क्या हो रहा है, डायरेक्ट सनलाइट आ रही है। ये मेंशन करना बहुत जरूरी है कि वो एक्सपोज टू सन है या एक्सपोज टू सन नहीं है। अगर कोई रूम एक्सपोज टू सन होगा, मतलब उसका जो रूफ है वो सन के साथ में अगर एक्सपोज में आ रहा है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ रहा है, तो हीट लोड ज्यादा आता है। अगर वो उसके ऊपर कोई और एक फ्लोर है, समझो 3 फ्लोर की बिल्डिंग होती, तो शायद इसके ऊपर सनलाइट नहीं आती, तो हीट लोड एस्टिमेशन कम हो जाता है। तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कौन से फ्लोर पे है और वो एक्सपोज टू सन है या नहीं है। फिर स्पेस यूज फॉर, नॉर्मली ये जो हीट लोड एस्टिमेशन दिया है मैंने घर के लिए, ऑफिस के लिए है, बाकी जगह के लिए लागू नहीं होगा। तो अगर आपका घर है या ऑफिस है तो उसी के लिए आप ये हीट लोड एस्टिमेशन यूज कर सकते हो। फिर आउटसाइड टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट में होना बहुत जरूरी है। फिर सबको बता दूं, डिग्री फ़ारेनहाइट में होना चाहिए। तो यहाँ पे मुंबई का टेम्परेचर मैंने लिया है दैट इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये भी टेम्परेचर कब का होगा, गर्मी के जो मौसम होता है, गर्मी के मौसम में जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है उसको यहाँ पे हम लेते हैं। तो मुंबई का मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास होता है, मतलब अप्रैल मई का अगर टेम्परेचर आप लोगे तो दैट विल बी 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इसके लिए मैंने यहाँ पे 95 डिग्री फ़ारेनहाइट लिखा है। इनसाइड टेम्परेचर का जो कंफर्ट टेम्परेचर होता है घर के लिए, ऑफिस के लिए, दैट इज 75 डिग्री फ़ारेनहाइट। वो तो कॉमन होता है, तो ये कांस्टेंट ही होगा, ये कहीं चेंज नहीं होगा, ये आपको 75 लेना है। लेकिन अगर आप दूसरे सिटी में हो, आप अगर दिल्ली में हो या मद्रास में हो या कलकत्ता में हो या भारत के किसी और शहर में हो, तो वहां का टेम्परेचर जो होगा, गर्मी के मौसम का टेम्परेचर, वो आपको यहाँ पे लिखना होगा।
फिर रूम साइज, जैसे मैंने पहले भी बताया कि रूम की हाइट, विड्थ, लेंथ आपको पता होनी चाहिए। मैंने हाइट मेंशन की है 11 फीट है, और विड्थ जो है दैट इज 20 फीट है, और लेंथ जो है 25 फीट। नॉट नेसेसरी यही डायमेंशन होगा, जो हाइट है वो चेंज होती है। अगर फॉल सीलिंग है तो 8 फीट 9 फीट भी उसकी हाइट हो सकती है। तो जो भी आपके पास में होगा उस तरीके से आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा रूम की साइज। नंबर ऑफ पीपल आपको मेंशन करना होगा, कितने लोग वहां पे ऑफिस में काम करने वाले या घर पे है, उसका नंबर मेंशन करना होगा। लाइट्स के वॉट्स मेंशन करने हैं। यहाँ पे मैंने 5 लाइट मेंशन की है और 18 वॉट की है, एक लाइट जो है 18 वॉट की। फिर कंप्यूटर, ऑफिस में 3 कंप्यूटर है मान लो, और एक कंप्यूटर का जो वॉटेज होता है अप्रोक्सीमेटली 250 वॉट एक कंप्यूटर का होता है। और ऑफिस में एक प्रिंटर भी है, और प्रिंटर का जो वॉट है दैट इज 50 वॉट। तो इस तरीके से आपको जो डेटा है, इस डेटा पूरा पहला लेना होगा, उसको नोट डाउन करना होगा, डायग्राम रेडी रखना होगा। तो फिर ये डेटा को यूज करके हम आगे क्या कर सकते हैं, उस कमरे में कितनी हीट आ रही है उस हीट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे जाके हमें क्या करना होगा, ये जो हमारा डायग्राम है या रूम है उसमें जो भी चीजें हैं उसका डिटेल एरिया निकालना होगा। जैसे कि जो भी घर बनता है, ऑफिस बनता है, वो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बनता है। जैसे वॉल जो है ब्रिक वॉल होती है, या फिर विंडोज ग्लास की होती है, दरवाजा वुडन होता है, लकड़ी का होता है। तो हर एक चीज से आने वाली हीट डिफरेंट होती है। ओके, ग्लास से ज्यादा हीट आती है, और कंपैरेटिवली अगर आप वॉल देखोगे ब्रिक वॉल तो उससे कम आती है, या फिर लकड़ी का डोर है तो उससे और कम आएगी। तो इस तरीके से हर चीज से आने वाली हीट डिफरेंट है। तो हर एक चीज का एरिया जो है वो एरिया हम लोग को निकालना पड़ेगा। जितना ज्यादा एरिया होगा उतनी हीट ज्यादा आएगी। ओके, तो हीट लोड कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, विंडोज का एरिया निकालेंगे, और जितनी भी वॉल्स है वॉल्स का एरिया निकालेंगे, और डोर का एरिया निकालेंगे, रूफ का, और जो भी मतलब सीलिंग का और जो फ्लोर है उसका एरिया यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने एरिया ऑफ विंडो लिखा है। तो आपने अगर डायग्राम में देखा होगा तो इसमें 2 विंडोज है, एक नॉर्थ साइड में, एक वेस्ट साइड में, और 3x4 की है। तो यहाँ पे मैंने लिखा नॉर्थ विंडो 3x4 और उसका एरिया 12 स्क्वायर फीट, फिर वेस्ट विंडो 3x4 12 स्क्वायर फीट। तो इस तरीके से विंडोज का एरिया मैंने निकाल के लिया। ओके, बाद में एरिया ऑफ डोर, इसमें एक दरवाजा है और वो साउथ साइड में 7x3 का है, तो उसका भी एरिया निकाल लिया 21 स्क्वायर फीट। ओके, बाद में जाके एक एक करके वॉल का एरिया निकाला। अब वॉल का एरिया निकालते वक्त में क्या करना है, वॉल में विंडोज फिक्स है ना, तो विंडोज का एरिया माइनस करना है, तो आपको परफेक्टली वॉल का एरिया मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, नॉर्थ वॉल। तो नॉर्थ वॉल की जो लेंथ है दैट इज 25, और हाइट जो है वो 11 है। तो 25 × 11 मैंने किया तो 275 आया, और उसमें एक विंडो भी है, 12 स्क्वायर फीट की विंडो जो हम लोग ने कैलकुलेट किया है। तो मैंने वॉल का जो एरिया है उसमें से विंडो का एरिया माइनस कर दिया, तो मुझे अभी सिर्फ ब्रिक वॉल का एरिया यहाँ पे मिल गया। ओके, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर वॉल में जो भी चीज आ रही है, अगर डोर आ रहा है तो डोर का एरिया माइनस कर दो, अगर विंडो आ रही है तो विंडो का एरिया इसमें से माइनस करो। तो नॉर्थ वॉल का लेंथ मैंने लिया 25, हाइट 11, 275 इसका मल्टीप्लीकेशन आया, और विंडोज का एरिया ऑलरेडी पता है 12 स्क्वायर फीट है, तो माइनस करने के बाद 263 स्क्वायर फीट उसका एरिया आ गया। नॉर्थ के बाद में हम ईस्ट वॉल को लेते हैं। तो ईस्ट वॉल में कुछ भी नहीं है, मतलब उसमें विंडो भी नहीं है और डोर भी नहीं है। तो उसकी जो चौड़ाई है, विड्थ है दैट इज 20, और हाइट है 11, तो 20 × 11 दैट इज 220 स्क्वायर फीट, ये तो पूरा आ जाएगा। फिर वेस्ट वॉल की बात करेंगे। वेस्ट वॉल की अगर बात करें तो उसमें फिर एक विंडो आ रही है। तो वेस्ट वॉल का जो विड्थ है दैट इज 20 है, और हाइट है 11, तो 20 × 11 220 कर दिया, और विंडो जो है 12 स्क्वायर फीट की है, तो 220 माइनस 12 कर दिया, तो 208 स्क्वायर फीट वेस्ट वॉल का एरिया आ गया। बाद में हम लेंगे साउथ वॉल को। ओके, तो साउथ वॉल में क्या आ रहा है, साउथ वॉल में एक दरवाजा आ रहा है। ओके, तो इसमें हम लोग ने साउथ के वॉल का एरिया निकाला, लेंथ इंटू हाइट दैट इज 25 × 11, वो आ रहा है 275, और जो डोर है, डोर का एरिया ऑलरेडी हम लोग ने कैलकुलेट किया है, वो है 21 स्क्वायर फीट। तो 275 में से 21 माइनस कर दिया, तो उसका आंसर आता है 254 स्क्वायर फीट। और फाइनली फ्लोर और सीलिंग का एरिया यहाँ पे कैलकुलेट किया है। तो लेंथ इंटू विड्थ, तो 20 × 25, जितना फ्लोर का एरिया है इस केस में उतना सीलिंग का एरिया भी है, तो दोनों का एरिया सेम ही होगा, 20 × 25 दैट इज 500 स्क्वायर फीट। तो इसमें हमने क्या किया, टोटली जो भी विंडोज है, डोवर है, वॉल है, फ्लोर है, सीलिंग है, सबका एरिया निकाला। और आगे जाके हम क्या करेंगे, इस एरिया की मदद से आगे जाके कितनी गर्मी वॉल से आ रही है, कितनी गर्मी डोर से आ रही है, कितनी गर्मी विंडो से आ रही है, या फ्लोर से आ रही है, या सीलिंग से आ रही है, इसका पता करेंगे। इसके पहले हमने बोर्ड पे रूम का जो डायग्राम होता है वो डायग्राम देखा, उसके बाद में गिवन डेटा जो है लिखा था यहाँ पे, और उसके बाद में जो कैलकुलेशंस थे, हम लोग ने एरिया कैलकुलेट किया था, हमने वॉल का एरिया कैलकुलेट किया, हमने विंडोज का एरिया कैलकुलेट किया,
हमने डोर का एरिया कैलकुलेट किया था, सीलिंग और जो फ्लोर होता है उनका भी एरिया हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था। अब बोर्ड पे जगह कम होने के कारण मैंने क्या किया, यहाँ पे जो जरूरत की चीजें हैं उसी को यहाँ पे नोट डाउन कर लिया, और आगे जाके हम क्या करेंगे, यहाँ पे वो जो चीजें हैं जो भी हम लोग ने कैलकुलेशन करके जो एरियाज निकाले थे उसको यहाँ पे कैसे पुटअप करना है, इस फॉर्मेट में कैसे भरना है, और फॉर्मेट में भर के हीट लोड कैलकुलेट कैसे करना है, मतलब हर एक चीज से आने वाली हीट को कैसे कैलकुलेट करना है, इसका तरीका हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। अभी हमें कैलकुलेशन करने के लिए वॉल एरिया यहाँ पे लगने वाला है, तो मैंने यहाँ पे वॉल एरिया मेंशन किया हुआ है। तो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया था नॉर्थ साइड का जो वॉल होती है उसका एरिया, तो हमने क्या किया था, वॉल एरिया निकाल के उसमें से जो अगर विंडो है वहां पे तो विंडो का एरिया माइनस किया था। ओके, तो विंडो का एरिया माइनस करने के बाद में जो भी एरिया आता है वो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। नॉर्थ का होता है 263 स्क्वायर फीट, बाद में ईस्ट साइड का जो एरिया है दैट इज 220 स्क्वायर फीट। अब इसको मैंने ब्लू कलर में जानबूझ के हाईलाइट किया, क्यों हाईलाइट किया इसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फिर दिया वेस्ट का एरिया दैट इज 208 स्क्वायर फीट, और फिर साउथ वॉल का एरिया 254 स्क्वायर फीट। अभी यहाँ पे ईस्ट वॉल को हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्यों नहीं कंसिडर करना है मैं आपको बता दूं। यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना है, मान लो कि ये जो रूम है दैट इज आवर एयर कंडीशनिंग रूम, ये जो रूम है यहाँ पे हमें एयर कंडीशनिंग करना है। ओके, और उसके ईस्ट साइड में एक रूम है हमारे डायग्राम के हिसाब से, और वो ऑलरेडी एयर कंडीशनड है। ओके, अगर यहाँ पे एयर कंडीशनड है तो यहाँ का टेम्परेचर कम होगा, और यहाँ पे अगर इसे हम चलाते भी है तो यहाँ का एसी टेम्परेचर भी क्या होगा, उतना ही होगा जितना यहाँ का टेम्परेचर होगा। अगर दोनों जगह पे टेम्परेचर एक जैसा है तो यहाँ से कोई भी हीट यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होगी, या यहाँ की हीट यहाँ पे नहीं जाएगी। ओके, तो इसके वजह से इस साइड से कोई भी हीट यहाँ पे नहीं आएगी, और इसके लिए अगर कोई भी डायरेक्शन है जहाँ पे अगर एयर कंडीशनिंग रूम है तो वहां का हीट लोड हमें कैलकुलेट नहीं करना है। ओके, तो यहाँ पे हमने जो डायग्राम बनाया था उसमें मैंने इस साइड में एक एसी रूम दिखाया था। अगर एसी रूम है तो वहां से गर्मी नहीं आती है, और इसके लिए मैंने यहाँ पे इसको हाईलाइट किया है कि इस वॉल को हम लोग को कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से कोई भी हीट नहीं आती। अगर हम बाकी डायरेक्शंस की बात करें तो बाकी डायरेक्शन में सब नॉन एसी रूम है। डायग्राम में को एक बार आप चेक कर लो, तो डायग्राम में चेक करने के बाद आपको पता चलेगा खाली इस साइड में एसी है, बाकी सब नॉन एसी है। अगर नॉन एसी होगा तो वहां का टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। हमारे एग्जाम्पल में आउटसाइड टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है, एयर कंडीशनिंग करने के बाद में रूम का टेम्परेचर 75 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, तो यहाँ से हीट ऑब्वियसली बाहर से रूम के तरफ में आती है, और इसके लिए आपको बाकी डायरेक्शन से आने वाले हीट को कंसीडर करना है या उसको कैलकुलेट करना होगा। लेकिन जो एसी रूम है वहां से हीट नहीं आएगी, क्योंकि वो रूम ऑलरेडी ठंडा है, और इसके लिए इस हाईलाइट किया हुआ जो एरिया है उसको हम कैलकुलेशन करते वक्त कंसीडर नहीं करते। अब उसके बाद में क्या करना होता है, ये जो जितने भी एरिया है नॉर्थ साइड का, वेस्ट साइड का या साउथ साइड का, इसका टोटल हमें करना है। तो ऑलरेडी मैंने समय को बचाने के लिए यहाँ पे टोटल कर दिया है, 263 प्लस 208 प्लस 254, और ये जो है टोटल यहाँ पे मैंने लिख के रखा है। तो जो भी 3 वॉल है, चौथी वॉल हम कंसिडर नहीं कर रहे, इसका रीजन मैंने बता दिया। जो भी नॉर्थ, वेस्ट और साउथ की वॉल है उसका जो एरिया है उसको हम लोग ने कैलकुलेट करके साइड में लिख दिया, उसको ऐड कर दिया टोटल एरिया और यहाँ पे लिख दिया। फिर जाके डोर का एरिया दिया है, दरवाजे का एरिया ऑलरेडी हम लोग ने कैलकुलेट किया था, सिर्फ यहाँ पे मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, दैट इज 21 स्क्वायर फीट। फिर ग्लास एरिया, 2 विंडोज थी, एक वेस्ट साइड में और एक नॉर्थ साइड में। वेस्ट साइड का एरिया 12 स्क्वायर फीट है, नॉर्थ साइड का 12 स्क्वायर फीट है, उसको भी वहां पे टेबल में हम लोग को आगे जाके लिखना होगा। फिर सीलिंग और फ्लोर का एरिया दोनों एक जैसे है, 500 स्क्वायर फीट। और फिर नंबर ऑफ पीपल 7 है। फिर लाइट और इक्विपमेंट के वॉट्स मैंने यहाँ पे एक साथ कर दिए। एल मतलब यहाँ पे लाइट्स हो गई, कुछ 18 वॉट की 5 लाइट थी, तो 18 इंटू 5 90 होता है, इसके लिए 90 वॉट्स यहाँ पे आया। फिर कंप्यूटर एक है जो 250 वॉट्स का है, और एक प्रिंटर है जिसके लिए मैंने P लिखा है यहाँ पे, वो 50 वॉट्स का है। और सबको जब हम ऐड कर देंगे तो टोटल जो लाइट्स और इक्विपमेंट है वो 390 वॉट्स की है, तो यहाँ पे मैंने एडिशन करके रखा है। अब ये जो डेटा है, इस डेटा को हम लोग को यहाँ पे फिलअप करना है, और इसके हिसाब से आगे जाके हमें हीट लोड कैलकुलेट करना है। हीट लोड कैलकुलेट करने से पहले हमें इस टेबल को समझना पड़ेगा। ये जो टेबल है, टेबल थोड़ा मैंने शॉर्ट में दिया है क्योंकि बोर्ड पे जगह थोड़ी सी कम है, तो उसका जो फुल जो फॉर्मेट है मैं आपको एक फोटो उसमें दे दूंगा वीडियो में, आप उसका स्क्रीनशॉट निकाल के ले सकते हो। यहाँ पे सिर्फ समझ लो कि ये फॉर्मेट कैसे है और कैसे काम करता है। तो ऊपर के साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एरिया मेंशन करना होता है, जो भी चीज यहाँ पे लिखी है उसका एरिया यहाँ पे मेंशन करना होता है। और सेकंड जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है 15, 17, 20, 22, 25 जो भी है, दैट इज द टेम्परेचर डिफरेंस। ये टेम्परेचर डिफरेंस होता है। अब इस टेम्परेचर डिफरेंस का इसको समझना होगा। हमारे एग्जाम्पल में हमने माना है
कि जो मुंबई का आउटसाइड टेम्परेचर है दैट इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, और एयर कंडीशनिंग करने के बाद में रूम का जो टेम्परेचर होगा वो होगा 75 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 95 माइनस अगर 75 करते हो तो यहाँ पे डिफरेंस आता है 20 का, तो वो 20 हमें यहाँ पे कंसिडर करना है। हमारे एग्जांपल में क्योंकि डिफरेंस 20 का आ रहा है, इसके लिए मैंने इसको रेड में हाईलाइट किया हुआ है। हर एक जगह पे टेम्परेचर डिफरेंट डिफरेंट होगा, हर एक सिटी का जो समर का टेम्परेचर होता है वो डिफरेंट होता है, तो आपको आपकी सिटी का टेम्परेचर क्या करना होगा, कंसिडर करना होगा। और बाकी जो एयर कंडीशनिंग करने के बाद में जो टेम्परेचर होता है दैट इज कांस्टेंट। सब जगह पे जाओगे, इंडिया में कहीं पे भी जाओगे तो कंफर्ट टेम्परेचर इज 75 डिग्री फ़ारेनहाइट, लेकिन आउटसाइड टेम्परेचर हर जगह पे 95 नहीं होगा, हर एक सिटी के हिसाब से आउटसाइड टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। जैसे आउटसाइड टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो टेम्परेचर डिफरेंस भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो शायद टेम्परेचर डिफरेंस कहीं का 22 हो सकता है, कहीं का 17 हो सकता है, कहीं का 15 हो सकता है, कहीं का 25 हो सकता है। इसके अलावा भी टेम्परेचर डिफरेंस है जो आपको पूरे फॉर्मेट में देखने मिलेगा, जिसका मैं एक फोटो डाल दूंगा वीडियो में, वहां से आप स्क्रीनशॉट लेके इसको रख सकते हो। ओके, अब इसमें भी कंफ्यूजन है, आप अगर देखोगे तो 15 के बाद में 16 आपको नजर नहीं आ रहा है, डायरेक्ट 17 है, 17 के बाद में आपको 20 नजर आ रहा है, 20 के बाद में 22 और 22 के बाद में डायरेक्ट 25 नजर आ रहा है। तो आपका जो भी टेम्परेचर डिफरेंस आएगा ना, तो नॉट नेसेसरी वो इनका इतना ही आएगा, आइदर वो समझो 16 आ गया, समझो आपने कोई पर्टिकुलर सिटी का आउटसाइड टेम्परेचर और एयर कंडीशनिंग रूम का टेम्परेचर माइनस करने के बाद में अगर आपकी रीडिंग आ जाती है 16, तो आपको नियर बाय वैल्यू देखनी है, तो आप 15 का टेबल भी फॉलो कर सकते हो या फिर 17 भी फॉलो कर सकते हो। ओके, तो दोनों में से कोई तो एक वैल्यू आप लेके इसको फॉलो कर सकते हो, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। आप अगर वैल्यू में देखोगे तो यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 107 है तो यहाँ पे 110 है, तो ज्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। या फिर समझो आप कहीं पे रीडिंग लेने जा रहे हो, यहाँ पे इस केस में अगर समझो आपके यहाँ पे जो सिटी का टेम्परेचर है और एयर कंडीशनिंग रूम का टेम्परेचर है, इसमें डिफरेंस अगर समझो आ गया 23 का, ओके, इस केस में तो 23 तो इसमें है नहीं, 22 है, 23, 24, 25, तो आप इसको 22 का टेबल यहाँ पे रेफर कर सकते हो, क्योंकि 23 के नियर बाय में क्या आ रहा है, 22 आ रहा है, तो आप ये जो टेबल है इसको रेफर कर सकते हो। तो हर एक वैल्यू यहाँ पे नहीं दी गई है, तो आप जो भी डिफरेंस लोगे उस डिफरेंस के नियर बाय जो वैल्यूज है उस नियर बाय वैल्यूज को आपको क्या करना होगा, कंसिडर करना होगा, और उस वैल्यू के हिसाब से आपको इस जो है फैक्टर्स मिलेंगे, और इस फैक्टर को कंसिडर करके आगे आपको हीट लोड एस्टिमेशन करना होगा। टेम्परेचर डिफरेंस का एक एग्जांपल लेके देखेंगे। मान लो किसी सिटी का आउटसाइड टेम्परेचर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट है समर का, और एयर कंडीशनिंग रूम का जैसे मैंने बताया कि वो तो सेम ही रहेगा 75 डिग्री फ़ारेनहाइट। 98 माइनस 75 करोगे तो 23 डिफरेंस आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 23 वैल्यू नहीं है, लेकिन 23 की नियर बाय वैल्यू जैसे मैंने बताया 22 है, और 22 का टेबल जो है इसी वैल्यूज को आप फॉलो करोगे, इसको हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी कह सकते हैं। तो हीट लोड कैलकुलेट करने के टाइम में आपको सिर्फ इसी कॉलम को फॉलो करना होगा। अभी हमारे एग्जांपल में क्योंकि डिफरेंस जो आ रहा है वो 20 आ रहा है, तो सिर्फ हम इसके ऊपर ध्यान देंगे, बाकी टेबल हमारे काम का नहीं होगा। ओके, तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको टेम्परेचर डिफरेंस पता होना चाहिए। उसके बाद में दिया वॉल ब्रिक, वॉल लिखा और ब्रिक मतलब ब्रिक मतलब ईट होती है, ईट की दीवारें कितनी है। तो हमारे एग्जांपल में 3 जो थी, चौथे को हम कंसिडर नहीं कर रहे, उसका रीजन मैंने बता दिया। तो नॉर्थ है, वेस्ट और साउथ है, और उसका टोटल एरिया मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, दैट इज 725। तो हम क्या कर देंगे, एरिया जो है वॉल ब्रिक का एरिया यहाँ पे मेंशन कर देंगे 725 स्क्वायर फीट। ओके, अब ये भी जरूरी कि ये सब ना स्क्वायर फीट में ही होना चाहिए, क्योंकि हम ब्रिटिश सिस्टम में कर रहे हैं ना, तो सारी जो वैल्यूज है उसके हिसाब से यहाँ पे लिखी गई है। तो आपको सारी जो भी आप यहाँ पे लिखोगे, एरिया लिखोगे वगैरह, वो सब ब्रिटिश सिस्टम या स्क्वायर फीट में ही होना चाहिए। तो ब्रिक वॉल का एरिया हमने डाल दिया, यहाँ पे सारी वॉल आ गई, नॉर्थ होगी, वेस्ट होगी और साउथ आ गई, तीनों का हम लोग ने एडिशन करके यहाँ पे डाल दिया। अब ए जो वैल्यू है एरिया, इसको मल्टीप्लाई करना है 6 से। क्यों 6 से करना है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो भी टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है दैट इज 95 माइनस 75 और 20 आ रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पे है, तो इसी को हम लोग को फॉलो करना है। एक कॉलम में जो भी वैल्यूज आएगी इस वैल्यूज को हमें फॉलो करना है। अब यहाँ पे हमें कैलकुलेट करेंगे हम 725 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 4350। ओके, तो फाइनली यहाँ पे 4350 में यहाँ पे लिख देता हूँ। मतलब जो भी वॉल्स है, ब्रिक वॉल्स है, उसको उससे जो आने वाली हीट है उसको हमने कैलकुलेट किया, और वो हीट जो है हर घंटे में 4350 BTU इतनी हीट वॉल से अंदर आती है।
ओके, आगे जाके वुडन पार्टीशन उन्होंने लिखा हुआ है। वुडन पार्टीशन क्या होता है, कई बार ब्रिक वॉल नहीं होती, 3 वॉल जो होती है वो ब्रिक की होती है और चौथा पार्टीशन होता है वो शायद वुड का होगा या किसी और मटेरियल का भी हो सकता है, इसके लिए यहाँ पे वुडन पार्टीशन लिखा है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे वुडन पार्टीशन तो नहीं है, लेकिन दरवाजा लकड़ी का है और उसका एरिया यहाँ पे मैंने लिखा है 21। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 21 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यही कॉलम हम लोग को फॉलो करना है रेड वाला। तो इसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ रहा है 5, सो 21 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 105। तो यहाँ पे मैं 105 लिख देता हूँ। ओके, तीसरा इन्होंने दिया है ग्लास और आगे जाके डायरेक्शन दी है वेस्ट। ओके, तो वेस्ट साइड में यहाँ पे हमने देखा कि 12 स्क्वायर फीट आ रहा है। वेस्ट साइड की जो ग्लास है उसका एरिया कितना आ रहा है, 12 स्क्वायर फीट। ओके, और मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या कहते हैं यहाँ पे इस कॉलम में 111, सो 12 इंटू 111 दैट इज इक्वल टू 1332। ओके, 1332। तो हमने क्या किया, ग्लास का एरिया यहाँ पे मेंशन किया, ग्लास का एरिया मेंशन करने के बाद मल्टीप्लाइंग फैक्टर था यहाँ पे, जो भी रहेगा हम लोग को एज इट इज इसको लेना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद में जो भी वैल्यू आती है उस वैल्यू को यहाँ पे पुट अप करना है। तो ग्लास से आने वाली जो हीट है वो है 1332 BTU पर आवर। ओके, बाद में जाके क्या बोला इन्होंने, नॉर्थ ईस्ट और साउथ इनकी जो विंडोज है उनको एक साथ कर दो, क्योंकि वेस्ट साइड की जो विंडो होती है ना उससे सबसे ज्यादा हीट आती है, इसके लिए उसको अलग कर दिया। और बाकी जो है नॉर्थ ईस्ट और साउथ यहाँ से ज्यादा हीट नहीं आती है, इसके लिए इसको एक साथ में कर दिया। तो हमारे केस में सिर्फ नॉर्थ में विंडो है, तो नॉर्थ की जो विंडो है उसका एरिया मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 12 स्क्वायर फीट और मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 33, सो 12 इंटू 33 दैट इज इक्वल टू 396। तो यहाँ पे जो हीट आती है नॉर्थ साइड की विंडो से दैट इज 396 BTU पर आवर। फिर सीलिंग, नो फ्लोर अबो एंड फ्लोर अबो, दो चीजें यहाँ पे मेंशन की है। ओके, जो सीलिंग होता है ना, रूफ होता है, छप्पर जो जिसको हम कहते हैं, तो उसमें दो तरीके के छप्पर होते हैं, एक तो नो फ्लोर अबो या फ्लोर अबो। अगर कोई बिल्डिंग है, समझो एक 3 फ्लोर की बिल्डिंग है और हमारा जो हम जहाँ पे भी एयर कंडीशनिंग करने वाले वो रूम अगर तीसरे फ्लोर पे है, तो वो क्या हो गया, टॉप फ्लोर हो गया। तो उसके ऊपर तो कोई और कोई फ्लोर नहीं है, तो डायरेक्ट जो सनरेज आते हैं तो उसके ऊपर आते हैं, तो वहां का हीट लोड ज्यादा होगा। और समझो 3 फ्लोर की बिल्डिंग है और आप फर्स्ट फ्लोर पे या सेकंड फ्लोर पे आपका रूम है जहां पे आपको एयर कंडीशनिंग करनी है, तो वहां के रूफ में डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है, तो वहां का हीट लोड एस्टिमेशन थोड़ा सा कम होगा। और इसके लिए दो चीजें यहाँ पे अलग से मेंशन की गई है। जो हमारे केस है, हमारे केस में हम आपने अगर गिवन डेटा में देखा होगा तो हम सेकंड फ्लोर पे एयर कंडीशनिंग कर रहे हैं और दैट इज डायरेक्ट एक्सपोज टू सन। मैंने मेंशन किया है गिवन डेटा में, दैट इज डायरेक्ट एक्सपोज टू सन, मतलब उसके ऊपर डायरेक्टली सनलाइट आ रही है। ओके, सीलिंग का जो एरिया है 500 स्क्वायर फीट यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ओके, 500 स्क्वायर फीट सीलिंग का एरिया इसको यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। और नो फ्लोर अबो, मतलब इसके ऊपर कोई फ्लोर नहीं है, सेकंड फ्लोर की 2 फ्लोर की बिल्डिंग है और उसके ऊपर कोई और फ्लोर नहीं है, तो मैंने यहाँ पे इसको मेंशन कर दिया। और इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है 33, सो यहाँ पे 500 इंटू 33 करता हूं मैं, तो आंसर आता है 16500। ओके, 16,500 इसका आंसर आ रहा है। यहाँ पे डैश कर देंगे, फ्लोर अबो तो नहीं है तो डैश कर देंगे। देन ये जो है फिर फ्लोर का एरिया यहाँ पे मेंशन करना है। अब ये जो है ग्राउंड फ्लोर पे नहीं है, जैसे मैंने कहा कि सेकंड फ्लोर पे, तो ग्राउंड के यहाँ पे डैश आ जाएगा और हायर फ्लोर है, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, फ्लोर का एरिया डाल देंगे। फ्लोर मतलब जमीन जो होती है उसका एरिया डाल देंगे और उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है यहाँ पे 4। ओके, तो हम क्या कर देंगे 500 इंटू 4 दैट इज 2000। ओके, तो उसको यहाँ पे मेंशन कर देता हूं मैं। आगे और एक कंसेप्ट है यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन। अभी व्हाट इज इन्फिल्ट्रेशन? इन्फिल्ट्रेशन मतलब क्या होता है, बाहर से कुछ हवा अंदर आती है। जब हम एयर कंडीशनिंग रूम में एयर कंडीशनर चलाते हैं तो अंदर का टेम्परेचर कम हो जाता है, दैट इज 75 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस केस में पर्टिकुलरली इस एग्जांपल में बाहर का टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो बाहर जो हवा होती है उसका तापमान ज्यादा होता है तो उसका प्रेशर भी ज्यादा होता है। और एयर कंडीशनिंग रूम में जो हवा है उसका तापमान भी कम होता है और उसका प्रेशर भी कम होता है। ओके, अब बाहर की जो हवा है उसका प्रेशर ज्यादा है और एयर कंडीशनिंग रूम में जो हवा है उसका प्रेशर कम है, तो बाहर की जो हवा है एयर कंडीशनिंग रूम में आने की कोशिश करेगी।
तो कहां से आएगी, जो दरवाजे खिड़की में जो गैप्स होते हैं उस गैप में से कंटिन्यूसली कुछ हवा जो है अंदर आती रहती है, उस हवा को हम कहते हैं इन्फिल्ट्रेशन। जब वो हवा आती है तो अपने साथ में कुछ गर्मी भी लेके आती है, तो उसको जो कैलकुलेट करते हैं उसको हम क्या करते हैं, इन्फिल्ट्रेशन। ओके, तो इन्फिल्ट्रेशन के लिए आपको क्या करना होता है, टोटल जो फ्लोर एरिया होता है उसको मेंशन करना होता है। तो यहाँ पे फ्लोर एरिया जो है दैट इज 500 स्क्वायर फीट, तो इन्फिल्ट्रेशन में मैं 500 डाल दूंगा। ओके, 500 डालने के बाद में ये जो टेबल है इसको फॉलो कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ रहा है 3, तो 1500 आंसर आ गया इसका, 500 इंटू 3 दैट इज 1500। तो इस तरीके से हमें इन्फिल्ट्रेशन से मतलब बाहर से जो हवा आ रही है उसमें से कितनी गर्मी आती है उसका भी पता चल गया। फिर जो पीपल्स अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उसमें से जो गर्मी आती है उसको कैलकुलेट करना है। तो हमने यहाँ पे इस एग्जांपल में कंसिडर किया कि 7 लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पे फॉर्मूला में लिखा है नंबर ऑफ पीपल इंटू 450। ओके, 7 लोग हैं और एक आदमी से जो गर्मी बाहर निकलती है दैट इज 450 BTU पर आवर। तो 7 इंटू 450, तो ये आता है 3150। तो ये आ गई लोगों से आने वाली गर्मी। आगे जाके हम लाइट्स एंड इक्विपमेंट से आने वाली गर्मी को कैलकुलेट करेंगे। तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके रखा है, जो भी लाइट्स है, जैसे मैंने एग्जांपल में बताया लाइट्स 90 वॉट्स है और कंप्यूटर 250 वॉट का आता है और प्रिंटर 50 वॉट का, इसको हमने कैलकुलेट किया था और इसकी टोटल वॉटेज जो है 390 आ रहा है। तो इसमें क्या दिया, लाइट्स एंड इक्विपमेंट के वॉट्स लिखने के लिए कहा है। तो टोटल वॉट जो हमारे आते हैं दैट इज 390, तो यहाँ पे मैं 390 लिख देता हूँ। और सॉरी यहाँ पे गलती होगी, 450 की जगह पे इंटू आपको क्या करना होगा, 3.4 करना होगा। मतलब क्या करना होगा, यहाँ पे टोटल वॉट्स लेने, जैसे हमने यहाँ पे लिए टोटल वॉट्स और टोटल वॉट्स को 3.4 से मल्टीप्लाई करना है। मैंने गलती से 450 लिख दिया था, ऊपर भी 450 था तो शायद गलती हो गई, लेकिन यहाँ पे 3.4 होना चाहिए। तो 390 इंटू 3.4 दैट इज इक्वल टू 1326, 1326। ओके, अब क्या कहा गया है, ये जो लास्ट कॉलम है इसका टोटल कर दो। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ, टोटल सबको ऐड कर देता हूँ। 4350 प्लस सेकेंड वैल्यू है 105 प्लस 1332 प्लस 396 प्लस 16500 प्लस 2000 प्लस 1500 प्लस 3150 प्लस 1326। तो सबको ऐड करने के बाद में फाइनल वैल्यू आती है 30,659। तो फाइनल हमारा जो लास्ट कॉलम की टोटल आ गई दैट इज 30,659। अब हमें आगे जाके ना उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऐड करना है दैट इज 15%। तो सेफ्टी के लिए हम 15% लेते हैं कि जो भी वैल्यू है इसमें 15% ऐड कर देंगे। तो क्या करना होगा, जो भी वैल्यू है 30,659 जो आ रही है इसको हम लोग इंटू करना है 0.15 से। ओके, तो 0.15 में इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो उसके बाद में वैल्यू जो आती है दैट इज 4,598.85। ओके, हमने क्या किया बेसिकली इसका 15% निकाला, ये जो टोटल हीट जो आती है इसका 15% निकाला। और 15% कैसे निकाला, ये जो वैल्यू है इसको हम लोग ने 0.15 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें यहाँ पे एक वैल्यू आती। ओके, अब हमें क्या करना है, ये जो ना 1 एंड 2 लास्ट कॉलम और ये जो 15% हमने जो लिया इन दोनों को ऐड करना है तो हमारा फाइनल एस्टिमेट आ जाएगा। तो अभी जो भी आया 4,598.85 इसको मैं ऐड कर देता हूँ, मैं ये जो वैल्यू है इसको ऐड कर देता हूँ तो वो आ रही है 30,659। तो टोटल हमारा जो है यहाँ पे आ गया, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 35,257.85। ओके, तो ये आ गई टोटल हीट, मतलब टोटल जो हीट जो है पूरे एयर कंडीशनिंग रूम जो हमें करना है उसमें इतनी हीट जो है वो आ रही है। ओके, अब ये जो है 35,258 पकड़ लो अप्रोक्सीमेटली। अब ये जो भी वैल्यू आ रही है इसको जब हम 12,000 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, टनेज मिल जाएगा। तो ये जो भी 35,000 अप्रोक्सीमेटली 258 वैल्यू है इसको डिवाइडेड बाय 12,000 कर देता हूं मैं, और 12,000 करने के बाद में हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलती है 2.93, मतलब यहाँ पे 3 लिख देता हूं, 3 टन। ओके,
एग्जैक्ट वैल्यू आई है 2.93। तो ये जो मेथड मैंने बताई, इस मेथड को यूज करके आपका घर अगर है या ऑफिस है या फिर एक कोई शादी का हॉल है या ऑडिटोरियम है या कोई छोटा सा कोई फ्लोर है बिल्डिंग में, तो उसका आप क्या कर सकते हो, हीट लोड एस्टिमेशन कर सकते हो। और इसमें जो आंसर आएगा उसके हिसाब से आप वहां पे एयर कंडीशनर इंस्टॉल कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।